सभी को नमस्कार। जन सरोकार मंच टोक की ओर से मैं भारती पंडित आज के इस शो में, इस बातचीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस मंच पर हम अलग अलग लोगों से आपका परिचय कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कुछ मुद्दों पर हम उनसे सवाल करते हैं, उनकी राय जानते हैं। तो इसी तारतम्य में आज हमारे साथ हैं इंदौर की अमिता नीरव जी। अमिता नीरव जी जो पत्रकार रह चुकी हैं और प्रसिद्ध लेखिका है, उपन्यासकार है, कथाकार है। तो अमिता जी, आज इस पटल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जन सरोकार मंच की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत आपका। तो आज आशा है मजेदार बातचीत हम करने वाले हैं आपके साथ में, बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आने वाला है आपसे बातचीत में। तो पहले थोड़ा सा अमिता का परिचय मैं दे देती हूँ। अमिता राजनीति विज्ञान में एमए और एमफिल है, और साथ और कामों के अस्तित्ववादी विचारों के तुलनात्मक अध्ययन विषय पर इनका पीएचडी है, जो कि अपने आप में बहुत ही जटिल विषय समझ में आता है। अध्यापन किया है कॉलेज में। इसके अलावा 17 साल तक नई दुनिया के फीचर डेस्क पर पत्रकारिता की है। प्रकाशन की शायद सूची में गिनवाओ तो आधा कार्यक्रम हमारा वही हो जाएगा। तो बहुत सारे वेबसाइट पर इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत सारे अखबार है, मैगजीन्स है, उसमें राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक लेखों का प्रकाशन हुआ है। आकाशवाणी में नियमित कहानियों, ब्लॉग्स का प्रसारण इनका हुआ है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई सारे विश्वविद्यालय में उन्होंने अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दिए, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुस्तकों की बात करें, प्रकाशन की बात करें, तो कहानी संग्रह तुम जो बहती नदी हो, जिसे अभी ही वागीश्वरी पुरस्कार मिला था। दूसरा उपन्यास अभी हाल में आया है, माधवी, आभूषण से छिटका स्वर्ण कण। और उसी के साथ एक और उपन्यास अभी हालिया कुछ ही दिनों पहले इनका प्रकाशित हुआ है, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। और एक डायरी है जो प्रकाशन की प्रक्रिया में है। और निहायत ही जब इतना समृद्ध अनुभव है तो बहुत सारे पुरस्कार भी हिस्से हैं ही। तो 2017 में अमिता को वर्ल्ड डिग्निटी यूनिवर्सिटी द्वारा बेकन ऑफ डिग्निटी अवार्ड मिला है। साहित्यिक पत्रिका है कथा बिंब, उसमें 2018 का कमलेश्वर स्मृति कथा सम्मान मिला है। तुम जो बहती नदी हो को वागीश्वरी पुरस्कार मिला है। पत्रकारिता के लिए विकास संवाद संविधान की फेलोशिप भी मिली है इन्हें। और अभी हाल ही में माधवी के लिए शंकर शरण लाल बत्रा पुरस्कार, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया गया है, वो अमिता को मिला है। तो ऐसी धनी और प्रसिद्ध लेखिका अमिता का मैं वापस स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि मेरे एक कहने पे इन्होंने यहाँ आना भी स्वीकारा और बातचीत करना भी स्वीकारा। तो अमिता, आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। थोड़ी जिज्ञासा मुझे ये हुई कि राजनीतिक शास्त्र में पीएचडी, राजनीति शास्त्र अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय है, और लड़कियों के हिसाब से तो हम कहते हैं पॉलिटिक्स हमारा क्षेत्र ही नहीं है। तो पीएचडी करने का मतलब क्या विशेष रुझान रहा राजनीति शास्त्र को लेकर? बस राजनीति शास्त्र में तो मैं पहुंच गई। हम्म। मैं अपने बारे में अक्सर कहती हूँ कि मैं अ, उम, संयोग मतलब संयोग जो है वो उसका प्रतीक हूँ मैं, बहुत सारे संयोगों का। तो हम्म। हिंदी चूंकि लगा कि अरे लिटरेचर तो बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो लिटरेचर से नहीं था। हम्म। फिर इकोनॉमिक्स में किया मैंने, लेकिन उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। फिर सोशियोलॉजी मुझे खुद पसंद नहीं था। तो फिर अब बचता हम्म। कौन सा सब्जेक्ट है, तो लगा पॉलिटिकल राजनीति। साइंस ले ले। तो पॉलिटिकल साइंस लिया, उसमें हाँ। अच्छा किया। फिर उसमें जो थ्योरी वाला जो सेक्शन है वो मुझे विशेष रूप से प्रिय है। वो हम्म। उसको पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया। तो फिर मुझे लगा कि मैं फिलोसफी जो है, पॉलिटिकल फिलोसफी, उसी को कंटिन्यू करूं। और उन दिनों बड़ा थोड़ा सा मुश्किल फिलोसफी थी, और उन दिनों जटिलता की तरफ जो है वो बड़ा रुझान था मेरा। तो फिर मैंने हम्म। अस्तित्ववाद चुना। और प्रतिकूलताएं थी उस वक्त बहुत सारी, क्योंकि किताबें मिलना मुश्किल थी उस वक्त, ऑनलाइन का हम्म। जमाना नहीं था उस वक्त। आपको बहुत सारे कोई आपको मार्गदर्शन कर सकता है ऐसा नहीं था। किताब क्या हम्म। पढ़नी चाहिए वो कोई बताने वाला नहीं था। तो वो सारी प्रतिकूलताएं थी, लेकिन अंततः पीएचडी हो गई। पीएचडी हो गई। काफी साल अध्यापन भी किया अमिता।
तो हाँ अध्यापन करते समय भी मतलब अभी जैसे अभी भी आप लगातार स्टूडेंट से तो जुड़ी ही रही हैं और उस समय भी जिस तरह से आपको मैं जानती हूँ काफी सालों से, तो एक जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो महसूस उस समय भी किया होगा, अब भी जो शिक्षा का स्तर चल रहा है जिसको कहते हैं हम भेड़ चाल में लेके जा रहा है हमें कहीं ना कहीं, तो एक प्राध्यापक होने के नाते किस तरह से देखते हैं आज की शिक्षा के पूरे सिनेरियो को, उस समय के भी शिक्षा के सिनेरियो को क्या लगा जिस समय पढ़ाना शुरू किया? उन दिनों मैं मोस्टली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया मैंने, तो हम्म। जैसे वही बात है कि आपका जो समाज है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मिलता है। हम्म। जैसे ये कॉलेजेस में जब हम पढ़ाते हैं तो लड़कियां जो है वो पढ़ने आया करती थी, तो बहुत मिडिल क्लास परिवार से, लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़कियां जो है हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी और वो भी आर्ट्स लेकर पढ़ती थी। तो आप जब क्लास में पढ़ाने जाते थे तो उस वक्त भी उनका जो लक्ष्य था वो सिर्फ यही था कि आपको अच्छे नंबर मिले, आप नोट्स लिखवा दीजिए, हम्म। हम वो नोट्स पढ़कर और पढ़ाई करके और एग्जाम दे लेंगे और हमको अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी इन दिनों जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस जैसी चीज जो है वो बच्चों में दिखाई देती है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और हम्म। बहुत सारे दूसरी जगहों से, बहुत सारे दूसरे सोर्सेस से भी उनके पास सूचनाएं आती हैं। लेकिन जो सिंसियरिटी जिसे कहते हैं, मतलब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसकी जो हम्म। डेप्थ है उस तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक चीज, हम्म। दूसरी बात जो इसमें और जुड़ती है वो ये है कि क्योंकि हम बहुत भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में भी, मतलब हमारे समाज में है तो वो बच्चों के दिमाग में भी आएगा ही। हम्म। पेरेंट्स भी उनको फोर्स करते हैं कि वो ग्लैमर में रहें, अच्छा पैकेज पाए। और हम्म। क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में हम नॉलेज को जोर नहीं देते हैं, हम बेटर इंसान बनाने के विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं बिल्कुल देते हैं। सही। हमारा हाँ। जो लक्ष्य है वो ये है कि हम पढ़ लिख कर अच्छा रोजगार पाले। हम्म। तो जब अच्छा रोजगार पाने की बात आती है तो अच्छे रोजगार के लिए तो ये है कि आप जो क्विक होता है ना, मैगी टाइप की चीजें, कि नहीं आप करते। पढ़िए, आपको ये क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, इसको पढ़ना है आपको और इसको अच्छे से लिख कर आ जाना है, आपको अच्छे नंबर आ हम्म। जाएंगे। तो जो एजुकेशन का जो पर्पस है वो तब भी फुलफिल नहीं होता था, एजुकेशन का पर्पस आज भी फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब ये एक तो एजुकेशन सिस्टम की बुराई है, और दूसरा ये है कि हमारी सोसाइटी में भी पढ़ाई को लेकर जो जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हम्म। अवेयरनेस नहीं है। बहुत कम पेरेंट्स में उस तरह की अवेयरनेस आपको दिखाई देती है कि वो बच्चों को ये कहें कि नहीं, आप सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सारे हम्म। पेरेंट्स की ये रहती है कि उनको अच्छे नंबर मिले। तो कमोबेश स्थितियां जो है वो थोड़ी बिल्कुल बेटर है, लेकिन उस बेटर को हम बेटर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। वही मैं भी जब बच्चों से बात करती हूँ, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों में भी यही हाल है, तो कॉलेज के बच्चों की तो बात ही छोड़ दी जाए। तो अभिभावकों का यही एक प्रेशर है कि भाई नहीं, इंजीनियरिंग कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, पैकेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक्चुअल पढ़ाई किसे कहते हैं या कुछ दिमाग रोशन होना, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कहीं है। भी। तो यही मामला है। अभी तक पत्रकारिता में भी आप गई है ना? पत्रकारिता में मैंने कई सारे इनसे जब बातचीत की है महिलाओं से भी, पत्रकारिता अपने आप में महिलाओं के लिए कुछ सीमाएं तय कर देती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको उस तरह से शायद वर्चस्व नहीं मिलता, उस तरह से आगे जाने के मौके नहीं मिलते हैं। सीधे तुलना तो नहीं करूंगी, हाँ, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अवसर काफी सीमित करती है, डेस्क के जॉब और ये सब चीजें। तो क्या कुछ महसूस किया? पत्रकारिता में काफी लंबा समय आपने व्यतीत किया है, तो एक तो अध्यापन से पत्रकारिता में कैसे जाना हुआ, और दूसरा क्या महसूस किया पूरे इस 17 साल के दौरान आपने? आ, कुछ परिस्थितियां उस तरह से बनी कि अम, जो जॉब थी वो कॉन्ट्रैक्ट पर करती थी मैं, कभी इस कॉलेज कभी हम्म। उस कॉलेज। तो उससे जब नई दुनिया का जो रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू हुई, तो हम्म। उसमें मैंने अप्लाई किया और उसके बाद वो उनका जो पूरा प्रोसेस था, 2 बार 3 बार एग्जाम की उन्होंने, और उस एग्जाम के थ्रू हम लोग सब सिलेक्ट हुए। हम्म। हम गए,
और सिलेक्ट हो गए। उसके बाद ट्रेनिंग हुई हमारी, 4-5 महीने की ट्रेनिंग रही हमारी, और उसके बाद सबको अपने अपने जो डेस्क है वो अलॉट कर दी गई। तो मैं अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे रिपोर्टिंग की तरफ नहीं जाना है, हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि रिपोर्टिंग जो है वो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब मुझे हम्म। बहुत रिपोर्टिंग के बारे में सोच के मुझे लगा कि नहीं, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने हम्म। अपनी जो रुचि है उसको एकदम क्लियर कर दिया था कि मैं हाँ, रिपोर्टिंग छोड़कर और जो भी होगा मैं वो करने को तैयार हूँ। सही। तो उन दिनों जगह जो थी वो रीजनल डेस्क पर जगह थी, तो उन्होंने मुझे वहां प्लेस किया। वो हम्म। पत्रकारिता देखी मैंने, जो ग्रामीण पत्रकारिता होती है और जो गांव की स्थितियां हैं, किसानों की हम्म। स्थितियां हैं, वहां का जो पॉलिटिकल सोशल सिस्टम है, वहां की जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल जो अप्रोच है, वो सब उन दिनों में मुझे समझ आया। और फिर जब ये देखा गया कि मेरा जो रुझान है वो थोड़ा सा साहित्य की तरफ है, थोड़ा सा विचार की तरफ है, हम्म। थोड़ा सा कल्चर की तरफ है, तो मुझे ट्रांसफर देकर फीचर में भेज दिया गया। तो हम्म। फीचर का जो वक्त रहा वो ज्यादा बेहतर रहा बजाय डेस्क के, क्योंकि फीचर में मुझे करने के लिए स्कोप था। आपको हम्म। आइडिएशन करना है, आपको आइडिया डेवलप करना है, आपको हम्म। पढ़ने का मौका मिलता है, आपको जानने का मौका मिलता है। लेकिन फिर बाद के वक्त में ये स्थितियां आ गई कि वहां भी आपके लिए लिमिटेशन तय कर दी गई कि नहीं, हम्म। आप ये एक तो भाषा को लेकर, मतलब मुझे ये कहा जाता था कि आपकी भाषा बड़ी मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि आप, हाँ, आप जो है बहुत ज्यादा प्योर हिंदी लिखती है। हम्म। और एक भाषा के लेवल पर, दूसरा ये विचार के लेवल पर कि हम्म। आप अपने लिखने में बहुत विचारों का इस्तेमाल नहीं करें, जो नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल लोगों को समझ आता है वही आप करिए। हम्म। तो वो किया। और एक चीज और जो मैं अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे यहाँ बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, मतलब मैं जर्नलिज्म हम्म। में बहुत महत्वाकांक्षी नहीं थी, क्योंकि ये मैंने समझ लिया था बिल्कुल शुरुआत में ही कि जब आप कोई काम करते हैं, कितना भी आपका पसंदीदा काम हो, लेकिन एक वक्त हम्म। के बाद वो मोनोटोनस हो जाता है, सही क्योंकि बात है। आपके पीछे वो कंपल्शन होता है। तब आपको बिल्कुल। पसंद है, फिर और यदि आप नहीं करना चाहते तभी आपको वो करना पड़ेगा। तो वो जो बिल्कुल। मोनोटोनस जो रूटीन होने की जो बात थी, तो हम्म। उसको लेकर मैं बिल्कुल क्लियर थी कि मेरी यहाँ कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम्म। लेकिन अच्छी बात ये रही पत्रकारिता में, पत्रकारिता में अच्छी बात ये रही कि अ, मैं मैंने लिखना, मतलब मैंने ये जाना कि मैं लिख सकती हूँ। हम्म। हम्म। इस, हम्म। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ। तो हम्म। वहां जाकर मुझे पहली बार पता चला कि मैं लिख सकती हूँ। तो मुझे जो पत्रकारिता से मिला वो ये हम्म। मिला। लिखना मुख्य, हाँ हाँ। हालांकि ये अगर अमिता कह रही है तो मैं इस पे यकीन नहीं करूंगी कि हाँ, अमिता को ये नहीं पता था कि लिखना क्या होता है, लेकिन कहते हो तो विश्वास कर लेती हूँ। क्योंकि जो लिखा मैं पढ़ती हूँ, तो उससे ये कहना, ये अंदाज लगाना मुश्किल है। फिर भी तो कुल मिला के पत्रकारिता के सफर ने आपको ये सारे अनुभव काफी दिए हाँ। नई दुनिया के साथ में। अच्छा, अभी तक मैं और ये भी, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि चलिए आपके लिए फीचर वाला मामला था कि फीचर आपने तय किया, लेकिन आपके साथ ही महिलाएं भी होंगी जो रिपोर्टिंग में भी होंगी, तो किस तरह की हम्म। समस्याएं उस फील्ड में भी उनके लिए देखती होंगी, या कुछ कभी बातचीत होती होगी? तो अभी भी क्योंकि वो सब चीजें वैसे की वैसे विद्यमान है, बदला कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, हम भले ही शोर कर रहे हैं कि बदला है, लेकिन तो कैसे, क्या क्या देख पाई थी उस समय? मेरे साथ ही एक लड़की थी, वो पत्रकारिता में, मतलब हमारे साथ ही इंटर हुई थी, और वो उसको रिपोर्टिंग दी गई थी। उसने खुद ने हम्म। भी ऑप्ट किया था, और वो पहले भी रिपोर्टिंग उसका एक्सपीरियंस था, तो वो रिपोर्टिंग कर रही थी। वो जो महसूस करती थी, बहुत ऑब्वियस सी चीजें थी कि वो यदि कोई स्टोरी का आइडिया होता है उसके पास में, तो वो जब उस आइडिया पे अपने अपने साथियों से डिस्कस करती है, तो वो साथी जो है वो उसका आइडिया जो स्टील कर लेते हैं, वो चोरी हम्म। कर लेते हैं, उससे पहले वो स्टोरी जो है वो बनाकर फाइल कर देते हैं। और कई बार ये होता था कि डेस्क पर बैठे हुए लोग जो हैं वो उसकी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी होती है, लेकिन अलग अलग वजहों से उसकी स्टोरी को प्रिंट नहीं करते हैं। हम्म। कई बार स्टोरी पर बायलाइन नहीं दी जाती है। तो इस हम्म। तरह की चीजों की शिकायत वो अक्सर किया करती थी।
और जहां तक रही बात महिलाओं की स्थितियों की वहां पर, तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि यदि आप कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं तो आप, वो आपके लिए एडवांटेज नहीं है, वो नहीं है। आपके हाँ। लिए आपकी कमी है। यदि आपकी भाषा अच्छी है, आप अंग्रेजी हम्म। बहुत अच्छी जानते हैं, आप ट्रांसलेशन अच्छा कर लेते हैं, आप लिखना जानते हैं, तो पत्रकारिता में मुझे लगता है हर जगह ये होगा। और स्त्री होने के नाते ज्यादा, क्योंकि हम्म। ये एक्सेप्टेंस नहीं है इस बात का कि आप किसी से बेहतर हैं किसी भी चीज में। हम्म। तो ये चीज मैंने भी देखी। आपको अंडरमाइन किया जाता है, आपको अंडरप्ले किया जाता है। आप यदि कोई चीज, आप अपना आइडिया भी यदि बताएंगे, वो आइडिया अच्छा भी है, तो ये कहा हम्म। जाएगा कि नहीं, इस पर और विचार करने की जरूरत है, और 3 दिन बाद उसी आइडिया को फिर से किसी और से कोई करवा और देंगे। फिर। हाँ। तो बिल्कुल। हाँ। ये चीजें होती हैं, ये चीजें मैंने भी देखी है। हाँ, यही मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा। दूसरा आपके महिला होने का जो मामला है कि ठीक है, ये तो हाँ सहन कर लेगी, ये तो सुन हाँ लेगी, हाँ या किससे दबाया जा सकता है, हाँ। किसके ये साथ ये सब बिल्कुल वर्णन किया है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो अमिता, हाल ही में महिला दिवस भी निकला है। मैं आपकी काफी स्पीचेस सुनती भी रहती हूँ, और फेमिनिज्म को लेके जो काफी काम है आपका, उसके लिए भी काफी मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो मुझे भी अक्सर लगता है कि हम जो ये कहते हैं, मतलब एक तो महिला दिवस मनाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। मेरा भी अपना ये थॉट है। और दूसरी बात है कि शायद हम लोग भी क्या स्वतंत्रता के लिए, बराबरी के लिए उतने तैयार है क्या? जो हम बात करते हैं बराबरी की, तो महिला होने के नाते हमारी भी उतनी तैयारी है क्या? तो इन मुद्दों पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि इसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरे बराबरी के मुद्दे को कह लीजिए, या महिला दिवस मनाने के मुद्दे को कह लीजिए, या औरतों की समानता के अधिकार को जिस तरह से ले जाया जाना चाहिए और जैसा ले जाया जा रहा है, इसको लेके अगर थोड़ी बात रखेंगी तो हमारे दर्शकों को और आसानी होगी इन चीजों को समझने में। पहली बात तो ये कि स्त्रीवादी मुद्दे जो है उसको मैं समझ रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ। क्योंकि ये बहुत सारे पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद इस ये राय बनी है मेरी कि आप फेमिनिज्म को आप एकदम से नहीं समझ सकते हैं। वो बहुत लेयर्स हैं उसमें। हम्म। और हर हर सोसाइटी जो है उसमें जो फेमिनिज्म है, उसकी चुनौतियां अलग है, उसके प्रश्न अलग है, उसके मुद्दे अलग है। हमारे यहाँ का फेमिनिज्म अलग है, वेस्ट का फेमिनिज्म अलग है। अफ्रीका चले जाइए तो वहां का फेमिनिज्म अलग होगा, वहां की स्त्रियों के मुद्दे अलग होंगे, हमारे अलग होंगे, उनके अलग होंगे। तो एक ये चीज ये है। दूसरी बात ये जो मैं मुझे धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी है, क्योंकि मैंने ये अपने इर्द गिर्द देखी है ये चीज कि यदि किसी स्त्री के पास अ, किसी भी किस्म की सत्ता है, यदि वो हम्म। परिवार में है और वो परिवार में उस जगह खड़ी हुई है, अपने संघर्षों से खड़ी हुई है, या अपने स्वभाव से खड़ी हुई है, या उन उन लोगों की वजह से खड़ी हुई है जो डिसीजन लेने में उतने प्रॉम्प्ट नहीं है, तो यदि वो वहां सत्ता में है, तो दरअसल वो भी वही करती है जो उससे पहले सत्ता में कोई पुरुष रहा हो तो वो करता है। हम्म। हम्म। तो मैं और भी आसपास की चीजें हैं। आप आपकी जो बॉस है, यदि वो महिला है, तो उसके पास अलग किस्म के दबाव है, और वो उस दबाव में उन तरह के डिसीजन लेती है, उस तरह की सख्ती आपसे बरतती है जो आप महिला होने के नाते उम्मीद नहीं करते हैं। हम्म। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो देखती है कि बिना सत्ता का इस्तेमाल किए हुए आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। छोटे से हम्म। उदाहरण है, अखबार का मेरा अपना उदाहरण है कि आप देखिए हम्म। कि सत्ता आपको कैसे ग्रूम करती है। हमारा लंच टाइम जो होता था वो खैर हमारा फ्लेक्सिबल होता था, हम जहाँ जाते थे, जिस वक्त जाना चाहते थे जाते थे। तो हम्म। कैंटीन जो है वो हमारा टॉप फ्लोर पर था। तो हम्म। लगभग लगभग सब लोग एक टाइम पर ही जाते थे, और चूंकि मैं जल्दी जाया करती थी तो मैं अपना लंच साथ में लेके जाती थी, और अदरवाइज जो भी स्टाफ आता था वो थोड़ा लेट आता था, तो वो हम्म। अपना लंच नहीं लाता था, वो लंच करके आता था। तो मैं अपना लंच लेकर जाती थी। तो आप कैंटीन में गए, आपने अपना लंच शुरू किया, आपने किसी से कहा कि यार कुछ नमक चाहिए या हम्म। पानी चाहिए, या आपकी इच्छा हुई कि नहीं आज ये पूछे कि आपने यहाँ गरम क्या बनाया है, तो वो आप ऑर्डर कर दे।
मैं ये देखती थी कि छोटे बच्चे वहां काम करते थे, 15 हम्म 17 18 साल के बच्चे काम करते थे वहां। आपने यदि उससे बहुत प्रेम से ये कहा कि यार पानी ला दीजिए, या ये कह दिया कि यार थोड़ा सा सब्जी ला दीजिए, तो वो आपकी बात नहीं सुनते। अच्छा। हाँ। हम्म और आपके बगल वाले डेस्क पर बैठा हुआ कोई लड़का है, वो ये कहता है यार पानी ला दे, तो वो उसको पानी लाकर देते हैं। तो ये जो हम्म जो फिर उसका जो ये जो सिचुएशन है, उसमें फिर जो आपकी स्थिति है, आप उस हम्म स्थिति में क्या करेंगे? आप उस स्थिति में वही करेंगे वाले डेस्क पर बैठा हुआ लड़का करता है। बिल्कुल। आप उससे उसी सख्ती से, उसी हम्म रुक्षता हम्म। से, मतलब उस रूखेपन से उससे आप बात करेंगे। बात करेंगे। और आप उससे कहेंगे कि यार सुना नहीं, आप हमने आप तक आपसे कहा था पानी लाइए, आप पानी लेकर नहीं आए। तो ये जो कंपल्शन है, मतलब ये जो हम्म सत्ता जो है, वो जिस तरह से आपका सोशलाइजेशन करती है, उस हम्म। सोशलाइजेशन में स्त्री को मजबूरन वो होना पड़ता है जो वो दरअसल नहीं है। नहीं थी। तो यहाँ स्थिति ये आती है कि यदि आप भी वही करने वाले हैं जो पुरुष करते रहे हैं, तो फिर हम्म। स्त्रीवाद की जरूरत ही क्या है? जरूरत थी क्या है? सच बात है। मतलब आप भी सोसाइटी में संतुलन नहीं ला रहे हैं, हम्म। आप भी सोसाइटी को असंतुलित ही रखना चाह रहे हैं। मतलब पुरुष पुरुष की जगह आपने सत्ता बदल कर आपने अपने हाथ में सारे हम्म। अथॉरिटी आपने ले लिए, लेकिन आपकी अथॉरिटी से कोई पॉजिटिव चेंज आपकी सोसाइटी में चेंज नहीं नहीं आ है। रहा है। क्योंकि बिल्कुल। जो 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 सत्ता जो है, मतलब जो अथॉरिटी, जो पावर जो है, उसका जो हम्म कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उस तरह का है कि वो आपको भी बदल रहा है। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि यदि आप कहीं बॉस हैं और आप उस जगह जाती हैं, आप अपने घर में बहुत कूल हैं, आप बहुत हम्म शांत हैं, हम्म बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत शालीनता से बोलती हैं, है हम्म ना? आपके बहुत अच्छा बिहेवियर है आपके घर में, आपके आपके घर में जो मेड आती है उससे, ये वो। लेकिन जब आप दफ्तर जाती हैं और आप आपके पास अथॉरिटी है और आप दफ्तर में देखती हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो आप उस जगह जाकर अपने बिहेवियर में चेंज लाती है, आप वहां सख्त हो जाती है। हम्म तो क्या आप रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है आपके स्वभाव का कि आप घर आकर फिर से वही सॉफ्टनेस बरत लें? हम्म। मतलब वो जो रिफ्लेक्शन है आपके बिहेवियर का दफ्तर के, वो आपके घर में भी आएगा, आता है। तो वो आपको भीतर से बदलना शुरू कर देगा। तो जो हम्म चुनौती है स्त्रीवाद की हमारे सामने, जो चुनौती है, वो चुनौती ये है कि आपको बहुत धैर्य से वो जो किरदार है, सत्ता का जो कैरेक्टर है, उसका जो हम्म चरित्र है, उसको आपको बहुत धैर्य से बदलने की जरूरत है, क्योंकि सोशलाइजेशन हो चुका है। आपका हम्म। सबॉर्डिनेट जो काम कर रहा है, उसके काम करने की गति, उसके काम करने का तरीका वही रहेगा जो वो उससे पहले करता रहा। रहता तो है। आपको बहुत धैर्य से उसको ये समझाने की जरूरत है कि आपको काम ठीक से करना है। यदि आप भी हम्म। उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो स्थितियों में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं आने वाला है। तो फर्क मेरा नहीं। जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है वो ये है कि मैं समानता के बहुत मतलब ये नहीं समझती हूँ कि नहीं हर चीज में हम पुरुषों से कंपटीशन करें कि नहीं नहीं हम हम्म आपसे बेहतर हैं। मैं बहुत बहुत मेरा इससे बहुत विश्वास नहीं है कि मैं हम्म ये सिद्ध करने जाऊं कि नहीं मैं आपसे बेहतर हूँ। मुझे हम्म। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सिद्ध करने की जरूरत बिल्कुल। है। लेकिन जिस जगह मैं हूँ, उस जगह को पॉजिटिव चेंज लाकर दे सकूं, ये मुझे लगता है ये मेरे लिए स्त्रीवाद का जो कंसेप्ट है, या जो कह लीजिए आप इमेजिनेशन है, वो ये है। हम्म। बिल्कुल। तो सच बात है कि इसीलिए लोग जो कहते हैं ना कि भाई स्त्री स्त्री की दुश्मन है और पितृसत्ता की वाहक है, ये सारी चीजें यहीं से आ रही है कि जैसे ही सत्ता जिसके हाथ में आती है वो उसको एक्सरसाइज करना शुरू कर ही देता है किसी न किसी तरह बिल्कुल। से। और जो आप इंगित कर रहे हो कि भाई सोशलाइजेशन का ही मामला है पूरा, कि वो व्यवस्था आपको उतना मजबूर करती है कि आप उस व्यवस्था में ढल जाइए, बेहतर आप तरीका है। हाँ, आप देखिए, एक उदाहरण देखिए आप हम्म कि यदि आपके परिवार में आपकी माँ को या आपकी मदर इन लॉ को, उनके जो बड़े हैं, आपकी माँ को आपकी दादी की तरफ से बहुत ईज मिला है जीने के लिए, या हम्म। आपकी मदर इन लॉ को उनकी मदर इन लॉ से जीने के लिए बहुत ईज मिला है, तो वो आपके प्रति भी सॉफ्ट होंगी। हम्म। मतलब आपको जो मिलता है आप उसी को स्प्रेड करते हैं।
बिल्कुल। तो यदि हम अपने सबॉर्डिनेट को लेकर या जो हम हमारे मतलब हालांकि मेरी जो मेरा जो अपना विचार है उसमें मुझे हायरार्की से भी तकलीफ है। मतलब हुँ, मुझे ये चीज भी तकलीफ देती है कि एक ऊपर है, एक नीचे, एक नीचे, एक नीचे है। ये क्यों होना हुँ, चाहिए? वो जो डिग्निटी वाला जो सवाल है हुँ, कि हुँ, आप हुँ, भी, मैं भी, सब अपनी अपनी जगह अलग है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप किसी को गाइड कर सकते हैं लेकिन डिक्टेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको जो मिलता है आप दरअसल वही स्प्रेड करते हैं। हुँ, यदि आपको बिल्कुल। प्रेम मिलता है तो आप प्रेम स्प्रेड करेंगे। यदि आपको यातना मिलती है तो आप यातना स्प्रेड करेंगे। तो ये जो सोशलाइजेशन वाली बात है ये यहाँ आकर जुड़ती है कि यदि आप हुँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ प्रेम से रहेंगे, आप उनके साथ ईज के साथ रहेंगे, तो भविष्य में वो भी वो प्रेम और वो ईज जो है वो अपने सराउंडिंग में वो जो है वो उसको स्प्रेड करेंगे। हुँ, बिल्कुल। ये बात। सही बात है। ये कहते हैं ना, जिसकी झोली में जो होगा वो वही बाँटेगा। हाँ, प्रेम है तो बिल्कुल। प्रेम बाँटेंगे, नफ़रत है तो नफ़रत बाँटेंगे, गुस्सा है तो गुस्सा बाँटेंगे। सच बात है। लेकिन अक्सर अभी भी एक पटल पे अभी चर्चा हो रही थी महिला दिवस को लेके, और जब भी तो मतलब जैसे ही हम प चर्चा शुरू करते हैं, पुरुष ऑफेंड हो जाते हैं। जबकि उनको ये उन्हें लगता है कि अभी चर्चा हमारे खिलाफ जाने वाली है। जबकि बहुत क्लियर तरीके से ये है कि भई ये पुरुष और महिला का मामला नहीं है, ये पूरा समाज और पूरा सत्ता का मामला है कि इसको हम कैसे समीकरणों को समझते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो सडनली बात आ जाती है कि भाई हाँ, तो स्त्रियां, जो आप स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, फिर आ जाते हो परिधानों के ऊपर। यानी स्वतंत्रता यानी केवल उनके परिधान, उनकी शालीनता, उनकी संस्कृति वहां आ जाता है। तो इस पूरे डिस्कोर्स को आप कैसे देखते हो? तो कैसे इन चीजों का हैंडल किया जाना चाहिए जब हम बातचीत में आए किसी के साथ में, कि पुरुष एक तो ऑफेंड क्यों इतना होना है पुरुषों को, और दूसरा स्त्री की स्वतंत्रता का मतलब क्या केवल परिधान, कपड़े, वैचारिक स्वतंत्रता से कुछ लेना देना उसका नहीं होता है क्या? मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल गूंजता है। हालांकि अपनी तरह से हम इसको एड्रेस करते हैं, फिर भी आपकी राय भी जानना चाहूंगी, कैसे होता है क्या? देखिए ये भी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। मतलब क्या होता है कि अभी तक हमको जो ये बताया गया कि आपके जो पूर्वज हैं, मतलब आपकी हम्म, मदर है या मदर की मदर है या आपकी भाभी है या आपकी मदर इन लॉ है, जो भी है, तो उनको एक खास किस्म की ड्रेसिंग जो है उनको दी गई है और वो उसी हम्म, ड्रेसिंग में अपने आप को कंफर्टेबल पाती है। दरअसल वो हम्म, कंफर्टेबल नहीं पाती हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि कंफर्ट होता क्या है। वेरी ट्रू। बिल्कुल साड़ी सही। को लेकर जो बात होती है कि साड़ी मतलब बोले हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर ये बात कही जाती है कि हमने तो इतने जीवन में पूरी साड़ी पहनी है लेकिन हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बिल्कुल। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि साड़ी के अलावा आप कुछ पहनती हैं तो उसमें क्या कंफर्ट होता है। तो एक चीज तो ये कि आपको अब तक जो डिक्टेट करती रही है, जिसका आप विरोध कर रही हैं, वो हम्म, जो है नेट की शायद कुछ दिक्कत हुई है। तो ये सच बात है जो अमिता भी जिस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रही है, कि हम उस तरफ गए ही नहीं कभी, कि हमने जाना ही नहीं कि उसमें कंफर्ट नाम की चीज क्या है। जब साड़ी के अलावा कुछ पहना ही नहीं है तो हमें क्या पता कि जीन्स और सलवार सूट पहन के कैसा लगेगा। तो हाँ, अमिता, अमिता वापस आ गई, तो आप ही की हाँ, बात को मैं रिफ्रेश कर रही थी जी। हाँ। तो एक एक चीज तो ये है, मतलब हम जो है वो पारंपरिक सत्ता का विरोध करते हैं कि नहीं नहीं हमको साड़ी नहीं पहननी है, हमको उस तरह की ड्रेसेस नहीं पहननी है जो हम्म, आप हमें कंपेल कर रहे हैं पहनने के लिए कि नहीं नहीं आपको ये हम्म, पहननी है। तो अब उसका ऑप्शन क्या है? उसका ऑप्शन हम्म, ये है कि हम वो चीज चुन रहे हैं जो बाजार हमको दे रहा है। बिल्कुल सच। मतलब मैंने ये देखा है, पहाड़ों पर अक्सर घूमने जब जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि शादियों का सीजन होता है, हनीमून कपल्स आते हैं और वो जो कपल्स हैं वो लड़का जो है, सर्दियों का टाइम है और वो जो लड़का है वो बड़े बढ़िया बढ़िया जैकेट पहनता है, हम्म, बढ़िया स्वेटर्स पहनता है, बढ़िया कोट पहनता है, और वो जो लड़कियां हैं वो शॉर्ट्स पहनती हैं और वो बिल्कुल ऐसे ठिठुर रही है। तो
उनको जो डिक्टेट कर रहा है वो बाजार डिक्टेट कर रहा है। बिल्कुल। उनकी भी मतलब जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी ड्रेसिंग जो है वो फैशन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो आपको कंफर्ट दे। कंफर्ट दे, बिल्कुल सही। तो जब आप बाजार से डिक्टेट होते हैं तो वो कंफर्ट आपसे छिन जाता है। बिल्कुल। कुछ वक्त पहले की बात है, जब मैं अखबार में थी तो हमारे साथ एक लड़की थी, वो हमेशा जीन्स और कुर्ता पहना करती थी। शुरू में बहुत क्रेज में मैंने भी पहनना शुरू किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे लगा कि यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल नहीं है जीन्स, कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि वो बड़ा आपको बड़ा गर्मी देता है और बड़ा कसा हुआ सा लगता है। तो एक वक्त ऐसे ही बात हुई, तो जो साथ में लड़कियां हैं, जो सारी लड़कियां, जो यंग लड़कियां हैं, वो सब जीन्स पहनती थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा यार गर्मी में आप लोगों को तकलीफ नहीं होती जीन्स में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल तो स्ट्रेचेबल आता है और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा शायद मुझे ही तकलीफ है, आदत भी नहीं है मेरी। कुछ वक्त के बाद उसमें से एक लड़की को कुछ पैर में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो कपड़े पहनती हैं वो थोड़े से खुले कपड़े पहने, मतलब टाइट कपड़े नहीं पहने, आपको नहीं तो प्रॉब्लम होगी, घाव जो है वो गहरा हो जाएगा। तो उसने मजबूरन सलवार कमीज पहनना शुरू किया और इत्तेफाकन वो समय जो था वो गर्मी का ही था। तो 2-4 दिन बाद वो आकर मुझसे कहने लगी कि बोले आप सही कह रही थी, सलवार सलवार कमीज कमीज ज्यादा इतना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। आपको बड़ा हल्का हल्का लगता है। तो वो जो कंफर्ट था उन लोगों का जो साड़ी पहनते थे, जिनको ये नहीं पता है कि कंफर्ट क्या है, वही चीज उन लोगों को भी नहीं पता है जो जीन्स पहनते हैं कि कंफर्ट क्या है। बिल्कुल। तो हम रिवोल्ट करने के चक्कर में हम वो चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमको मार्केट अपने हाथ में थमा रहा है। बिल्कुल एक सही। ड्रेसिंग की एक चीज। हम्म। दूसरी चीज ये है कि आप कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए हमारी सोसाइटी में, कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण है, थोड़ा सा अटपटा उदाहरण है। जिन दिनों बिपाशा बसु जो है वो फिल्म में काम करती थी, 2-3 बार इस तरह की खबर आई कि वो कहीं भीड़ में गई और उनके साथ टीजिंग हुई। या और इसके उलट शायद विद्या बालन थी उन दिनों, उन्होंने वो फिल्म नहीं की थी, तो उसके उलट विद्या बालन गई तो उनको उस तरह की कोई प्रॉब्लम वैसे फेस नहीं हुई। तो हमारी जो सोसाइटी का माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये है कि वो आपको ड्रेस से डिसाइड करते हैं, कि ड्रेस से आपको परिभाषित करते हैं कि आपने जो पहना है तो आपका माइंडसेट क्या है। तो दो दो स्तरों पर आपको उससे लड़ना पड़ेगा। एक स्तर तो ये है कि भाई ये हमारा चॉइस है, हम इसको पहन रहे हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर ये लड़ाई भी लड़नी है कि जो आपका चॉइस है दरअसल वो आपका चॉइस है या नहीं है या नहीं, वो आपको बाजार तो नहीं दे रहा है। बिल्कुल। मतलब हम अपनी पेट्रियार्की से लड़कर साड़ी नहीं पहन। सच बात है। तो ये भी बात गौर करने लायक है कि हम कहीं बाजार से डायरेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, या हमारा अपना निर्णय है कपड़े पहनने के। इसमें अमिता के नेटवर्क में शायद फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, वो वापस आएंगी। तब तक आप लोग भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं जो भी जुड़े हुए हैं, कि क्या लगता है इस बातचीत को लेके। और सच बात है कि समाज नहीं बदला है, सोसाइटी नहीं बदली है। तो दर्शकों, मैं भी जब कई बार यंगस्टर्स से बात करती हूँ, हमारे फील्ड की बात होती है, तो उनका ये कहना होता है। जी हाँ अमिता, तो आप ही की बात को, मैंने कहा आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है शायद। जी जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो कुछ बढ़ते हैं दिक्कत। आगे आप। तो जब आप जीन्स पहनते हैं तो जीन्स पहनने में आपको कंफर्ट है या नहीं है? यदि नहीं है तो आपको सिर्फ इसलिए जीन्स को ऑप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप रिवोल्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। इस तरह से तो आप पितृसत्ता के चंगुल से निकल कर आप बाजार सत्ता के चंगुल बाजार में से फंस। कंज्यूम में आते हैं। वो भी एक तरीके की सत्ता ही है ना, बाजार की भी तो वो सत्ता ही है, पैसे बिल्कुल की भी तो सत्ता, वो सत्ता ही बड़ी है। बात है। और अब मतलब अभी तक ये रहा कि पितृसत्ता जो है वो आपका शोषण कर रही है ना, लेकिन बाजार बाजार ज्यादा शोषण कर रहा है, सच बात है। बहुत सारे स्तरों पर कर रही है। मतलब आप देखिए कि शादियों से पहले मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा कि शादियों मतलब जैसे शादी होने वाली होती है तो
दुल्हन तो ठीक है, वो तो हमारे समय से उसका मेकअप का वो जो टाइम है वो होता है उस चलता है। वक्त में। लेकिन पूरी की पूरी फैमिली जो है वो उनका भी मेकअप किया जाता है, और वो जो मेकअप होता है उसको घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है। और जब वो मेकअप करके बाहर आते हैं तो आप उनको देखते हैं तो आप उनको पहचान नहीं पाते कि यार ये वही दोस्त थे क्या अपने। सच बात है, इस पे तो दुनिया भर के चुटकुले याद आ जाते हैं आपको। नहीं, आप रील्स सच बात देखिए, है। रील्स और देखिए, कुछ वक्त पहले बिल्कुल, रील्स जो है वो आपके सजेशन में आती थी, तो मैंने एक दो बार रील्स देखी तो आप हाँ, शक्ल नहीं पहचान पाएंगे कि ये अच्छा ये यही लड़की थी जिसको सच मेकअप बात करके है। ये कर दिया गया। तो आपका बिल्कुल, ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है वो बाजार कर रहा है। बिल्कुल, सच आपको बात है। एक खास खास ढांचे में जो है वो बाजार ढालना चाह रहा है। आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, आपका जो अपना जो विविधता है, जो आप अपने नेचर में है, आपके अपने बिहेवियर में, आपके अपने रहन सहन में जो, या आपकी शक्ल में जो विविधता है, आपकी ड्रेसिंग में जो विविधता है, वो जो है उसको कर्व कर रहा है बाजार। सच बात है, और सबको तो एक ये जैसे स्त्रियों ढांचे के में ढालने की सामने, कोशिश। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, स्त्रियों के सामने ये जो हुँ, चुनौती है ये बड़ी चुनौती। बिल्कुल। और इसमें क्या दैहिक सौंदर्य पूरी तरह से हावी हो जाता है, और आंतरिक सौंदर्य की आपकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं से भी, मतलब अंदर से आप कैसे भी हो, दिखने में खूबसूरत नहीं दिखे तब तक कोई फायदा नहीं है। सोसाइटी आपको ग्रहण ही नहीं कर रही है। तो ये पूरा जो मैसेज जाता है, ये बहुत खतरनाक मैसेज है, और खतरा है ये सभी के बिल्कुल। लिए। सच बात है। लेकिन इस पे मुझे ये भी लगता है अमिता कि शायद कई बार हम लोग भी जैसे स्त्रियों को भी मैं देखती हूँ अपने साथ, मेरे साथ काम करती हैं, है ना? तो एक तरीके का जो गिल्ट है, हम बाहर निकले हैं, लेकिन सारी दुनिया का बोझ हमारे ही कंधे पे जैसे। तो वो एक जो गिल्ट नज़र आता है कि नहीं, ज़्यादा देर रुक गई तो मुश्किल है, मेरी वजह से हुआ, मेरा बेटे का पेपर है, मैंने ज़्यादा देर लेट हो गई तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इसको लेके भी शायद हम कभी उस चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाते, जो दिमाग में चलता रहता है हमेशा। तो ये जो हमें परिवार ने दिया है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मैं अक्सर अपनी कविता में कहती हूँ कि भई किसने कहा है ये कि भई मैं सहनशील हूँ और मैं ऐसी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत वल्नरेबल हूँ। एंड आई नीड दैट सपोर्ट ऑल। तो इसको भी मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते। मतलब कार है तो ड्राइविंग नहीं सीखेंगे, मोबाइल है तो चलाना नहीं सीखेंगे कि नहीं ठीक है हम सब डिपेंडेंसी रहेगी कि नहीं कोई कर दे हमारे लिए। तो ये भी हमें जकड़ने के लिए बड़ा कारण बनता है ना कि हम इंडिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते उस तरह से। तो ये भी मुझे कई बार लगता है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, चुनौती है ये भी। मैंने माधवी में एक डायलॉग है, उसमें एक हुँ। सेंटेंस है जिसको मैंने लिखा है कि दासत्व भी व्यसन है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब कई बार विक्टिमहुड की भी आपको आदत पड़ जाती है और आपको मजा आने हाँ लगता है उसमें। जो हाँ। क्लेश है, और जो कष्ट है, उसको आप एंजॉय करते हो। यस, सच बात है। और वो यदि लंबे समय तक चले तो हम्म, दासत्व से बड़ी कोई सुविधा नहीं है। सच बात है, कुछ करना ही नहीं आना आपको। और सब कुछ घट रहा है अपने आप। वेरी ट्रू। तो सच बात है, क्योंकि तो इसके ऊपर भी स्वतंत्रता के अपने खतरे हैं। और जिम्मेदारी है बहुत बड़ी भाई, स्वतंत्रता भी बिल्कुल, स्वतंत्रता कभी भी आपको सुविधा के साथ नहीं मिल सकती है। नहीं मिल सकती। सच बात है। तो इसलिए बेहतर है कि हम वैसे ही रहे दासत्व में, वो ज्यादा मजा है। तो अभी तो लेकिन आपके फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हाँ, आप। फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, सच बात है फिर। या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, दोनों नहीं खेल बिल्कुल। सकते। बिल्कुल। तो एक और अमिता मैं आपके आलेखों में लगातार देखती हूँ, साथ को बहुत स्थान देते हैं, और प्रेम को लेके और स्त्री पुरुष के संबंधों को लेके जो एक शोषक और शोषित वाला जो आपने एक एंगल रखा था, उसको भी मैं थोड़ा सा दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। जनरली हम कहते हैं प्रेम में बहुत समर्पण है ना, हर तरीके का। लेकिन आपकी बात ने मुझे कुछ और भी एंगल दिया सोचने को कि हाँ, जब उसको देखा, सोचने की कोशिश की, तो वो भी बहुत सच है। तो उसको भी थोड़ा अगर हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हर आपकी बुक्स पे भी आती हूँ मैं, तो उसके बाद उस पे भी हमें जानने को मिलेगा काफी कुछ आपसे। तो ये कैसे, मतलब प्रेम में ये सारी चीजें कैसे काम करती है? आ, हमारे हमारे यहाँ जो प्रेम का कंसेप्ट है, मुझे हम्म, याद नहीं है किसी लेख में लिखा है शायद, मेरे ख्याल से सार्त्र और सिमोन हम्म,
जो एक लेख था उसमें मैंने लिखी थी ये बात कि हमारे यहाँ कबीर ने कहा है शायद कि अ, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती नहीं हैं, रह इस तरह की सकते। कोई चीज है, वो उस जब तरह की मैं था बात। तब हरि नहीं, जब हरि है हाँ, मैं जब नहीं। हरी है तब मैं हाँ, नहीं वाली बात। जब मैं हरि, तो हाँ। ये जो चीज है जो हमारे यहाँ कही गई है कि मतलब आप जो अद्वैत की बात कही गई है कि मतलब हम्म। दो लोग हैं लेकिन यदि प्रेम कर रहे हैं तो फिर अद्वैत एक हो जाएंगे वो। हम्म मतलब दोनों की पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल एक में खो जाएंगी, बिल्कुल रल मिल हम्म जाएंगे। हम्म ये जो ईस्टर्न कंसेप्ट है वो प्रेम का ये है। हम्म और वेस्ट में भी यही है, लेकिन जब सार्त्र और सिमोन के रिश्ते की बात आती है तो सार्त्र और सिमोन दोनों के रिश्ते में द्वैत है। मतलब वो दोनों हम्म इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी है और दोनों की इंडिविजुअल दुनिया है और उस इंडिविजुअल दुनिया के इर्द गिर्द दोनों के अपने अपने लोग हैं। हम्म तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब हमारे यहाँ पर जब हम प्रेम की बात करते हैं तो ये होता है कि एक समर्पण, एक के हिस्से समर्पण आता है, एक के हिस्से अधिकार आता है। हम्म लेकिन फिर जब हम समर्पण और अधिकार की बात करते हैं तो फिर सत्ता का प्रश्न आता है। सत्ता आती है, बिल्कुल। मतलब समर्पण वो करेगा जो प्रेम करता है, जो हम्म एक की तुलना में ज्यादा प्रेम करता है। हम्म और अधिकार वो ग्रहण करेगा जो दूसरे की तुलना में कम प्रेम करता है। हाँ, सच तो बात है। यहाँ जो अधिकार तो दिखाएगा वो कम प्रेम करेगा, बिल्कुल। हाँ प्रेम में तो अधिकार कहाँ है? हाँ तो वो जो चीज है वो दोनों के बीच में सत्ता का प्रश्न आ जाता है। वो बिल्कुल आप कह लीजिए कि अ, आपको दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन वो हम्म, हायरार्की आ जाएगी। एक डिक्टेट करेगा, दूसरा डिक्टेट होगा। डिक्टेट होगा। तो जब सच आप बात, सत्ता का विचार यदि प्रेम में आता है तो फिर प्रेम कहाँ रह जाता है। सच बात है। मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं उसको आप वस्तु बनाने की कोशिश कर रहे हम्म हैं, उसका कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रेम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर आप अधिकतर अपने जगह यही अधिकार दिखाई देगा आपको। अधिकतर बिल्कुल, रिश्तों में ये दिखाई देगा, हर जगह। हाँ बिल्कुल। मतलब आप जब कस्टमाइजेशन कर रहे हैं उसका तो आप उसको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। मतलब सार्त्र और सिमोन के जो उनके अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें उनमें जो बात वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रेम का जो पारंपरिक रूप है वो वस्तु बनाना चाहता, मतलब हम्म एक वो जो वस्तु बनाना चाहता है, एक वो जो वस्तु बन जाता है। बन जाता है। ये तो प्रेम नहीं हुआ। तो मैं सच बात। अब धीरे धीरे उस दिशा की तरफ बढ़ रही हूँ कि प्रेम में अद्वैत नहीं चाहिए, प्रेम में द्वैत चाहिए। द्वैत चाहिए। और अद्वैत की जब बात हम करते हैं तो फिर वो भक्ति है। बिल्कुल। जब जिसमें आप सिर्फ भक्ति समर्पण ही करते हैं, समर्पण है। बिल्कुल। हाँ जब आप भक्ति कर रहे हैं तो फिर आप समर्पित हो रहे हैं। समर्पित लेकिन हो जब आप जाते हैं। प्रेम कर रहे हैं तो आप अपने व्यक्तित्व के साथ प्रेम कर रहे हैं। आपको आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति के साथ आप प्रेम में ज्यादा बिल्कुल। कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल। तो मुझे भी ये कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि भाई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों मिलते हैं तो पूरे होते हैं, ये सबसे शायद गलत कॉन्सेप्ट है। हम अलग अलग अपने आप में पूरे हैं। हम साथ चलते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ के लिए, और फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश में इस यात्रा पे बढ़ते हैं प्रेम की। तो शायद इसीलिए मुश्किलें पैदा होती जब हम पूरक बनने की कोशिश करते हैं, आधे आधे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी मुश्किल है यहाँ से। सच बात है। तो अमिता, माधवी के बारे में कुछ जान हम बात करना चाहेंगे। एक तो माधवी लिखने का ख्याल कैसे आया, मतलब थोड़ा ऐतिहासिक परिपृष्ठ को लेके, कितनी बहुत मुश्किल होता है इतने तरीके से उसको जुटाना, और फिर उसको इतने व्यवस्थित रूप से ढालना, और पाठकों की इतनी प्रशंसा बटोरना, पुरस्कार भी लेना उसके ऊपर। तो कैसे थॉट आया माधवी का, और किस तरह से लेखन की पूरी प्रोसेस रही? माधवी भी मेरी जिंदगी के दूसरे बहुत सारे जो संयोग है उसमें से एक संयोग हाँ। है। हम्म मतलब बहुत ये एक्चुअली पौराणिक है, हम्म माइथोलॉजिकल है। तो बहुत माइथोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन मैं माइथोलॉजी को फिलोसफी की दृष्टि से पढ़ती रही हूँ। हम्म मतलब मुझे ये बात बहुत महसूस होती है बहुत शिद्दत से कि जिन चीजों को हमारी परंपरा में दर्शन, हम्म मतलब जो दर्शन है हमारी परंपरा का
उस दर्शन को कहानियों के माध्यम से बहुत सरल तरीके से कहा गया है। सच है। तो माधवी जो है वो भी ऐसे ही इत्तेफाक से मेरी तरफ आई थी। हम अखबार के दिनों की बात है, उन दिनों ब्लॉगिंग का बहुत दौर था और ब्लॉग में हम्म। लिखती भी थी और पढ़ती भी थी। तो एक कम्युनिटी ब्लॉग था, उसमें मैंने इंडियन मतलब भारतीय पौराणिकता में पितृसत्ता हम्म। के नाम से एक आर्टिकल था। बड़े फेमस राइटर है रणेंद्र, उनका लेख था वो। हम्म। तो उस लेख में मैंने पहली बार माधवी के बारे में पढ़ा। तो हम्म। उसमें तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में दो या तीन लाइन में उसको निपटा दिया कि भाई भारतीय पौराणिकता में माधवी जो है पितृसत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मुझे हम्म। नहीं पता कि फिर वो क्या है, मतलब हम्म। फिर माधवी क्या है, कौन है माधवी, क्या उसकी कहानी है। तो धीरे धीरे हम्म। मैंने उसको सर्च करना शुरू किया। तो उसकी जब सर्च करना शुरू किया तो उसकी पूरी कहानी मेरे सामने आई और मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी ट्रेजिक कहानी है, बहुत ही हम्म। तकलीफदेह कहानी है। उन दिनों मैंने कहानियां भी ठीक ठाक तरीके से लिखना शुरू नहीं किया हाँ। था, एक दो कहानी लिखी थी, छपी थी। हम्म। तो मुझे लगा कि जब मैं कहानी विधा को साध लूंगी तब मैं माधवी पर एक लंबी कहानी लिखूंगी, क्योंकि वो हम्म। कहानी जो है वो बड़ी मार्मिक है, बहुत आपको टच करती है, बहुत आपको परेशान करती है। तो मैंने सोचा था मैं उस पर कभी एक लंबी कहानी लिखूंगी। हम्म। फिर 2015 के इर्द गिर्द चीजें जो है मेरे आसपास थोड़ा सा प्रतिकूल होती चली गई। फैमिली में हम्म। एक एक्सीडेंट हुआ, फादर इन लॉ की डेथ हो गई और वो इतना बड़ा झटका था हम लोगों के लिए कि हम लोगों हम्म। को उससे उबरने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज मैं शुरू करूं जो अ, जो मेरे लिए धुरी जैसी चीज हो, मतलब जो मुझे बांध ले। तो मैंने सोचा माधवी से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कितना लिखते हैं। तो मैंने उसको लिखना हम्म। शुरू किया। कहानी बहुत ऐसी वैसी छोटी कहानी थी, तो मुझे लगा कि कितना लिखूंगी मैं, 100-150 पेज लिख पाऊंगी, इससे ज्यादा क्या लिख हम्म। पाऊंगी। और कहानियां लिखना अलग बात है, उपन्यास को साधना अलग उपन्यास। बात है, उसका कैनवास बिल्कुल। बहुत बड़ा होता है। और मेरी कहानियों की, मैं इसको दिक्कत कहूंगी कि मेरी कहानियों की दिक्कत ये है कि उसमें जो है वो अंतर्द्वंद बहुत होते हैं, उसमें घटनाएं कम होती हैं। घटनाएं कम होती है। हाँ। हम्म। तो वो जो चीज, जो मेरा जो जॉनर है, जो मेरे लिखने का तरीका है, उसमें मैं एक बड़ा नॉवेल, यदि मतलब नॉवेल भी लिखूं मैं और यदि कोई हम्म। पाठक पढ़े और वो पाठक उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाए, तो उपन्यास जो है वो मेरा हम्म। असफल हो जाएगा। तो वो डर से मैंने लिखना तो शुरू किया, लेकिन मुझे लगा पता नहीं मैं क्या करूंगी। वो धीरे धीरे लिखना शुरू किया और जब मैंने लिखती चली गई तो मुझे लगा कि यार ये तो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और हम्म। उसमें घटनाएं तो अपनी जगह आ ही रही हैं। उस वक्त जब मैं लिख रही थी उस वक्त मुझे नहीं लगा कि इसमें घटनाएं आ रही, उस वक्त मुझे लगा कि इसमें बहुत ज्यादा वैचारिकता है, हम्म। बहुत हम्म। ज्यादा वैचारिकता है। इतनी सारी चीजें समेटी जा चुकी है उसमें कि पता नहीं बहुत बोझिल हो जाएगा और वो पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि लिखना था तो उसको लिख दिया, पूरा कर दिया मैंने। राजेश ने 2 बार 3 बार उसको पढ़ा हम्म। और वो बार बार मुझे ये बात कहते रहे कि नहीं, इसको बहुत पाठक नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसकी भाषा हम्म। मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी है। तो हम्म। तुम बहुत, मतलब वो मुझे अपनी तरह से तैयार करते रहे कि तुम मतलब ऐसा मत समझना निराश नहीं कि होना। हाँ, अच्छा नहीं लिखा है तुमने इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैं उसके लिए तैयार थी कि हाँ ठीक है, बड़ा नॉवेल है, उसकी भाषा गड़बड़ है, मतलब भाषा गड़बड़ के। मतलब भाषा उस तरह की पुरानी भाषा है उसकी, पौराणिक भाषा है, पौराणिक ता की तरफ, मतलब हम्म। संस्कृतनिष्ठ भाषा है उसकी, और बहुत फिलोसफी है, क्योंकि वो मेरा तरीका है लिखने का। तो मुझे लगा हम्म। ठीक है, बहुत नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन एक किताब जो है वो मेरे खाते में शामिल हो हम्म। जाएगी, और वो भी बड़ी किताब। हम्म। प्रकाशक को दी। प्रकाशक ने कहा बड़ी है, तो मैंने कहा आप देखिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है बड़ी है तो हम थोड़े दिन बाद छापेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम्म। आप थोड़े दिन बाद छापिए। फिर जब दो कोविड आ गया, उसमें किताब और लेट हो गई मेरी, साल सवा साल लेट हो गई। फिर किताब हम्म। आई, फिर धीरे धीरे लोगों तक पहुंची। लेकिन उसके बाद जो मुझे रिएक्शन मिले, वो मुझे लगा हम्म। कि यार आप यदि यदि लिख रहे हैं तो वो लोग लोग आपको आपके लिखे से पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे हम्म। ज्यादातर जो पाठक मिले हैं वो फेसबुक से मिले हैं।
फेसबुक से। सोशल मीडिया से ज्यादा पाठक मिले हैं मुझे। हम्म। और वो समहाउ किसी ने मुझे ये बात कही थी कि आप एक तरह से अपने जो पाठक हैं उनका भी परिष्कार कर रही हैं। आप जो लिख रही हैं, आपके पाठक जो है वो उसको उस तरह से चीजों को धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं। तो जब माधवी को पढ़ा समझना और चाहिए, सच बात है। अच्छी बात जो लगी, अच्छी बात जो मेरे साथ हुई माधवी के बारे में, वो ये हुई कि महिलाओं ने उसको बहुत पढ़ा और महिलाओं ने उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। मतलब महिलाओं की प्रतिक्रिया बिल्कुल आपको लगता है ओवरवेलमिंग है, क्योंकि पुरुष पढ़ते हैं, पुरुष हम्म। कहते भी हैं सब हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक परसेप्शन, हमारे पास भी परसेप्शन है कि महिलाएं गंभीर चीजों की तरफ नहीं जाती हैं। तो वो परसेप्शन नहीं मेरे जाती पास है, भी सच था। बात। हाँ, वो हम्म। परसेप्शन मेरे पास भी था। लेकिन अब जब मैं माधवी के पाठकों की संख्या देखती हूँ तो मुझे लगता है कि स्त्रियों ने उसको ज्यादा पढ़ा, स्त्रियों ने उसको ज्यादा ज्यादा पढ़ा। एंजॉय किया, उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रियाएं दी। हम्म। अभी कल जो नया नॉवेल आया है मेरा, तो कल एक मतलब लड़की है जो साड़ी का अच्छा काम कर रही है, वो हम्म। हैंडलूम की साड़ियों का काम कर रही है। कल सुबह उसका फोन आया कि आपकी दूसरी किताब मुझे मिल गई है, लेकिन माधवी तो अल्टीमेट है, माधवी की तो मैं फैन हूँ। तो सच वो बात है। हर जगह वो माधवी के बारे में दो दो चार चार लाइन लिख कर हर जगह आती है हम्म। वो। तो जो महिलाओं का जो रिस्पॉन्स है हम्म। माधवी को लेकर, वो उसने मुझे चौंकाया भी, उसने मुझे खुश भी किया, और उसने मुझे ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं गंभीर चीजें पढ़ना नहीं चाहती, हम्म। वो पढ़ती हैं बिल्कुल और समझती सच भी बात है। तो अमिता, दूसरा उपन्यास जो आया है जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दोनों एकदम अलग कलेवर के, है ना, माधवी के बाद। तो ये माधवी का जो बहुत भारी हो गया था, उसको उतारने का प्रयास था, या ये अलग से कुछ पैरेलल चल ही रहा था? क्योंकि ये वो है। माधवी के बाद एकदम जब इश्क तुम्हें हो जाएगा थोड़ा चौंकाने वाला है। तो ये असल में होता क्या है कि आपने यदि कोई एक तरह की किताब लिख दी, तो हाँ, आपके लिए एक एक धारणा बन जाएगी कि आपका ये जो जॉनर है ये आपका जॉनर है, ये ये आप जॉनर इसमें है, आप हाँ। बेहतर कर पाएंगे। और माधवी को लेकर खुद मेरे दिमाग में भी ये बात थी कि यार यदि मैं ये पौराणिक चीजों पर लिखूं तो मैं बहुत बेहतर कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें हाँ। आपको एक कैनवास मिलता है ना, बहुत भाषा हम्म। के स्तर पर भी कैनवास मिलता है, दर्शन के स्तर पर भी कैनवास मिलता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यदि यही करती रही मैं तो बड़ी टाइप्ड हो जाऊंगी मैं। आप सच अपने आप बात को है। एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना कि आप और क्या बिल्कुल। कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम्म। तो ये जो उपन्यास है इसको मैंने टाइम फिल करने के लिए लिखा था कि यार एक बार एक कोशिश करती हूँ मैं कि इसको मैं हम्म। कैसे लिखूं, एक विशुद्ध प्रेम कथा कैसे लिखूं मैं, और मैं लिख पाती हूँ कि नहीं लिख पाती हूँ। क्योंकि इन कुछ हम्म। सालों में मेरा जो मेरी जो पूरी मेंटलिटी है वो पूरी की पूरी फिलोसफी की तरफ चली गई है, पूरी की हम्म। पूरी सोसाइटी की तरफ चली गई है। तो उस मनस्थिति में मैं क्या प्रेम कहानी लिख सकती हूँ या नहीं लिख हम्म। सकती हूँ, उस तरह से मैंने इस उपन्यास को शुरू किया था। हम्म। और शुरू किया तब मैंने उसको विशुद्ध प्रेम कथा की तरह शुरू किया था, लेकिन जैसा मेरे साथ होता है कि समाज जो है वो उस वक्त में आ ही जाता है, तो वो आ उस ही जाए। नॉवेल में भी ये जो समाज है, इस वक्त का जो समाज है, हम्म। वो सब चीजें उसमें आती चली गई। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये प्रेम कथा है। सच बात है। और माधवी से अलग है। माधवी से अलग है, इसीलिए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अमिताभ, मुझे भी लगता है कि लेखन एक साधना होती है ना, और जिम्मेदारी भी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेखन। लेकिन आजकल जिस तरह से छपास का वो चल रहा है, मतलब कि कुछ भी उठाया लिखा छप गया, कुछ भी उठाया लिखा छप गया, इसकी वजह से शायद पाठकों की संख्या भी घटती है, जब उनको कुछ व्यवस्थित अच्छा नहीं मिलता है। तो क्या मतलब लेखकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, नए लेखकों के हिसाब से भी? क्योंकि मुझे भी लगता है कि लेखन जब तक गहन अध्ययन नहीं हो तब तक आपको उस विषय को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप सारी जब तक उसकी परतें ना खोल सको। तो क्या संदेश देना चाहेंगी इस तरह के नए, बहुत जल्दबाजी में लिखने वाले लोगों को भी, और पाठकों के लिए भी? कुछ वक्त पहले मैंने किसी से कहा था कि टीचर्स जो है स्कूल में, हम्म। कॉलेजेस में टीचर्स की जो भर्ती है वो आफ्टर 40 होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि
40 साल के पहले तक वो खुद भी चीजों को उस तरह से समझ नहीं पाता है। हम भी जब हम अपने बैक में जाकर देखते हैं तो हम ये बिल्कुल महसूस करते हैं कि 40 से पहले हमारी समझ में वो चीजें उस तरह से नहीं आई हैं जो 40 के बाद आना शुरू हुई है। सच बात है। तो 40 के बाद टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को वो समाज बता सके, जीने का तरीका बता सके। ठीक यही बात मुझे लगती है लेखन के संदर्भ में, क्योंकि मैं अभी कुछ कंटेम्प्रेरी लोगों को पढ़ रही हूँ मैं, और पढ़ते हुए मुझे ये बात महसूस होती है कि खैर मेरे मेरे साथ एक जो दिक्कत है वो ये है कि मुझे हर चीज से कुछ न कुछ चाहिए। मतलब मैं मनोरंजन के लिए मैं कोई चीज नहीं करती हूँ। फिल्म है तो फिल्म में मनोरंजन के लिए नहीं देखती हूँ। मैं थोड़ी फिल्म देखी और मुझे लगा कि अरे ये तो मनोरंजन है तो मैं छोड़ दूंगी उसको। ऐसे ही किताबों के साथ है, यदि किताब मुझे सिर्फ मनोरंजन कर रही, बहुत अच्छी खूबसूरत कहानी लिखी गई है लेकिन मुझे ना उसमें भाषा अच्छी लग रही है, ना मुझे उसमें कोई विचार मिल रहा है, ना मुझे उसमें कोई सूचना मिल रही है, ना मुझे कोई विचार की दिशा मिल रही है, तो मैं उस कहानी को पढ़ लूंगी लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं ये वो कहानी नहीं है, अप टू द मार्क कहानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे तुमने कहा कि लेखन जो है वो जिम्मेदारी है, तो आपको एक एक चीज तो जिम्मेदारी है, दूसरा ये है कि एक कन्विक्शन क्या है आपका। मतलब जैसे होता है अमूमन, मुझे कई लोगों ने कहा, जब मैं पॉलिटिक्स राइटिंग करती थी तो मुझे लोगों ने कहा, अभी भी करती हूँ, तो मुझे लोगों ने कहा कि अरे आप बोले अच्छी कहानियां लिखती हैं तो आपको कहानियां लिखनी चाहिए, आपको क्यों पॉलिटिकल राइटिंग करनी चाहिए, आप क्यों राजनीति पर लिख रही हैं, आप क्यों समाज पे लिख रही हैं, आप क्यों धर्म पे लिख रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो साहित्य हम लिख रहे हैं वो साहित्य इसी समाज के लिए लिख रहे हैं, इसी समाज का लिख रहे हैं, इसी समाज की राजनीति का लिख रहे हैं, तो फिर हम राजनीति से अलग होकर साहित्य कैसे लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, सच बात है। तो एक तो ये कि और बहुत धीरे धीरे जब आप चीजों को समझना शुरू करते हैं तो ये चीज आपको बहुत चौंकाती है कि आपके इर्द गिर्द की छोटी छोटी चीजें जो है वो एक दूसरे से बहुत बुरी तरह से गुथी हुई है, बहुत बुरी तरह से गुथी हुई है। मतलब यदि आप किसी को आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत रूड है, बहुत चिड़चिड़ा है और बहुत झक्की है, तो आपको ये लगेगा कि अरे इसका नेचर खराब है। ये आपका जो बहुत बहुत इंस्टेंट आपका जो राय बनती है वो ये बनती है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसकी परिस्थितियों का रिफ्लेक्शन है, वो बन गया है, ऐसा बना दिया गया है। हाँ, तो जब आप साहित्य लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, वो किसी पर चिल्ला रहा है, आपने लिख दिया, आपने एक पूरा चित्र बना दिया, लेकिन आप ये चीज भूल गए कि वो यदि चिल्ला रहा है तो उसके पीछे की परिस्थितियां क्या है। तो जब आप साहित्य की रचना कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल हो। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि चीजों को कनेक्ट करने की जो आदत है, वो आपको कनेक्ट करने की आदत जो है उसको डेवलप करने की जरूरत है। और बिल्कुल ऑफ कोर्स पढ़ना तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग कहानियां लिखते हैं वो सिर्फ कहानियां पढ़ते हैं, जो लोग कविताएं लिखते हैं वो सिर्फ कविताएं पढ़ते हैं। आपको उससे समाज का पूरा पिक्चर नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, सच बात है। आपको पढ़ने में वेरिएशन लाना पड़ेगा। सच बात है। कुछ लिखना चाह रहे हैं, आपको पढ़ने में वेरिएशन लाना पड़ेगा। आप अलग अलग विधाएं पढ़ें, आप अलग अलग विषय पढ़ें, आप अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ें, तो आपके लिखने में वो चीज आती है। हालांकि मैं इस तरह से राय देने की अधिकारी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कुल जमा 3 किताबें हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये ना कि दुनिया को देखने की दृष्टि क्या है, क्योंकि मुझे भी हमेशा लगता है कि आपको हर तरह का साहित्य भी पढ़ना चाहिए ताकि आप फर्क कर सको कि भाई सतही साहित्य और अच्छा साहित्य आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो हर तरह की चीजें भी पढ़नी चाहिए। मतलब मैं पल्प भी कहती हूँ कि उसको पढ़िए
ताकि समझ में आएगा कि कौन सी चीज फर्क करती है पल एक अच्छे बिल्कुल साहित्य को और एक पल को हम जिसको बोलते हैं। तो ये मैं बिल्कुल। भी लोगों से कहती हूँ कि भाई पढ़ो, सब पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो। तो अमिता एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है जो कि देखिए क्या होता है, हम जब स्त्रियां चलती है तो हमारे साथ में पीछे एक सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हमारे लिए होना चाहिए। तो राजेश भाई को कैसे देखती है? राजेश भाई, हालांकि मैं तो उनको काफी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आपकी नजरों से राजेश भाई किस तरह से देखना चाहेंगे इस पूरी यात्रा में आपकी, अब तक के सफर में? राजेश राजेश का तो मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे डिस्कवर करने का जो वो है कि मैं लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, वो पूरा जो एक दिशा जो देने की बात है, वो हम्म, मतलब राजेश ने मेरी जिंदगी में उस तरह की दिशा दी है, एक चीज। दूसरी ये कि जब हम्म, मैं लिखती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें, जैसे माधवी के बारे में, मैं अक्सर माधवी पर लिखती हूँ तो ये बात जरूर लिखती हूँ कि जब मैंने माधवी लिखना शुरू किया था तो एक एक चैप्टर में राजेश को दिया करती थी कि तुम इसको पढ़ो और तुम मुझे बताओ हम्म, इसमें कि कहाँ कमी है, कहाँ भाषा चूक हम्म, रही है, कहाँ विचार गड़बड़ है, कहाँ दोहराव हो रहा है, कहाँ हम्म, किरदार बिल्ट नहीं हो रहा है। तो हर चैप्टर को राजेश ने पढ़ा और हर चैप्टर पर हमने बहुत लंबी लंबी डिस्कशन हमारी हुई है उस सब पर। हम्म, और फिर उन्होंने कहा कि इसको इसको यहाँ से ठीक करने की जरूरत है, ये हम्म, शब्द गड़बड़ है, इस शब्द का अर्थ गलत आ रहा है यहाँ पर, या ये हम्म, वाक्य जो है इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है, ये वाक्य यहाँ जरूरी नहीं है। वो इतनी छोटी हम्म, छोटी चीजों से लेकर इवन प्रूफ की गलतियों तक भी, मतलब वो सब सब चीजें राजेश ने देखी है, कही है। हम्म, और आइडियाज के लेवल पे, मतलब ये थोड़ा सा मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि अ, मुझे राजेश से जो बात मिलती है वो अपने इर्द गिर्द और किसी व्यक्ति से नहीं मिलती है। जो इंटेलेक्ट, जो लेवल है इंटेलेक्ट का, जो चीजों को समझने का, जो पढ़ने का, हम्म, जो पढ़ने को समझने का, जो देखने का नजरिया है, जो सोसाइटी को देखने का नजरिया है, जो लोगों को देखने का नजरिया है, वो सब चीजें जो है वो मुझे और किसी में नहीं मिलती है। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि आपके आपके आपकी फ्रेंडशिप होगी, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि फ्रेंडशिप है मेरी जरूर, लेकिन उनसे मैं उस हम्म, तरह की बातचीत नहीं कर सकती हूँ, वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। हम्म, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये क्या है, मतलब मेरे साथ के जो लोग हैं आज 20 साल बाद जब मुझे पलट के देखते हैं तो मुझे कहते हैं कि यार तुम कब से लिखने लगी, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुमने तो कभी लिखा नहीं, तुम हम्म, पढ़ती थी ये हमें पता नहीं। तो मुझे हाँ, ये कहना पड़ता है कि आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ती उस वक्त भी थी, लेकिन आपको इसलिए ये सब कुछ नहीं पता है क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं थी। सच बात है। हम्म, आप यदि पढ़ते तो आपको ये पता चलता कि मैं भी पढ़ती हूँ, हम्म, लेकिन जब आप मैं पढ़ पढ़ते ही नहीं तो आपको नहीं पता है कि मैं पढ़ती। तो राजेश जो है वो केंद्रीय चरित्र है मेरी जिंदगी, हम्म, जिससे, जिसको गाइड भी मानूं मैं, जिसको फ्रेंड भी मान लूं, सच, जिसको फिलोसोफर भी मान लूं, जिसको आप ये कह लीजिए कि अम, अ, सरपरस्त जिसको कहते हैं वो भी मान लूं। सच बात है। दोस्त तो खैर है ही, तो हम्म, मतलब बहुत सारी भूमिकाओं में है वो। बहुत सारी भूमिकाओं में तो अमिता आज जो है उसमें राजेश का बड़ा हिस्सा है ना? सिक्सटी और मैं परसेंट मैं भी राजेश है। राजेश भाई की, हाँ, मैं भी राजेश भाई की मुरीद हूँ। जिस तरह से वो तुम्हारी उसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं और मतलब रियली आई रियली अप्रिशिएट दैट, मतलब बहुत खूबसूरती से वो है। तो राजेश भाई सुन लीजिए, आपकी भी तारीफ कर रहे हैं हम बहुत सारी। तो अमिता, अमिता की किताबें, हाँ मैं बता दूं, अमिता की किताबें अमेजोन पर भी है ना अमिता? कि कहाँ? हाँ हाँ, हाँ आज अमेजन पर अमेजोन भी। पर मिलेंगी जी, दोनों। ठीक है। तो आखिरी सवाल है अमिताभ, राजेश के अलावा और कौन है ऐसा जिससे बहुत प्रभावित है आप, जिसके जैसा बनना चाहे अपने परिवार में या कहीं पूरी सोसाइटी में या दोस्तों में या कोई और लेखक, ऐसा कौन लगता है जिसका नाम लेना चाहेंगे? नहीं है यार। नहीं नहीं, सवाल रिफ्यूज भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं, रिफ्यूज की बात नहीं है, मतलब हाँ। ये मैं मेरे अपने परिवेश की कमी है, ये बात मैं कहूंगी हम्म, कि ये मेरे परिवेश की कमी है कि मुझे मेरी तरह के लोग नहीं मिले। मुझे वो लोग नहीं मिले जो मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे वो लोग हम्म, नहीं मिले मुझे ये बता सकते हैं कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, हम्म, तुम ये नहीं कर सकती हो। मुझे उस तरह
तरह के लोग नहीं मिले। मतलब मुझे कई बार लगता है कि मैं लिटरेचर में बहुत देर से एंटर हुई। जिस हम्म। वक्त लोग जो है अपना नाम बना लेते हैं खासा, उस वक्त मैंने शुरुआत की थी। वो इसलिए हम्म। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। हालांकि क्या राजेश कर। मुझे कहते रहे कि तुमको लिखना चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे पास नहीं था कि मैं ये हम्म। समझूं कि मैं लिख सकती हूँ। तो सच बात। ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे परिवेश में लोग मुझे उस तरह से नहीं मिले। और हम्म। नहीं, प्रभावित मैं लोगों से बहुत जल्दी नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि हाँ। प्रभावित होती हूँ और फिर मुझे लगता है कि अरे ये चीज तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये हो गई इसमें। तो मैं लोगों बिल्कुल। से जल्दी प्रभावित नहीं होती हूँ। अच्छी बात है। लेकिन अमिता है ना, ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम ये है कि एक वैचारिक स्तर पे जागरूक होने के बाद जब लेखन होता है, तो शायद बहुत कुछ फिर पीछे देख के और बुरा मानने के लिए नहीं रह जाता कि हाँ, अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या हो गया। अब सब कुछ है वो व्यवस्थित तरीके से चलता जा रहा है ना। तो दर्शकों, हमारी बातचीत आज की यहीं तक थी। तो अमिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज इस कार्यक्रम में आई और हमारे साथ उन्होंने इतनी लंबी बातचीत की। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, इस बातचीत को सुन के काफी चीजें नई समझने सोचने को मिली होंगी। अमिता की पुस्तकों को आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। और आशा है आज का जो बातचीत का सत्र था, आप सब लोगों ने उसका आनंद लिया। ऐसे ही हम आपके सामने नए नए कलेवर में उपस्थित होते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आभार।